हेलो एवरीवन, एसआर कुंज में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग इकाई 6 के अंतर्गत वैश्वीकरण के अंतर्गत जानेंगे कि भारत में वैश्वीकरण क्यों, यानी कि भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके क्या सकारात्मक पहलू हैं, इन सारे तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो एसआर कुंज पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। देखिए, मैं यहाँ पे बात करूँगा उन छात्रों के लिए जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। वो अक्सर कहते हैं कि पढ़ने बैठता हूँ लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो देखिए, आप एक चीज़ देखे हैं, बाज़ार में आप देखे होंगे कि जो जूसर होता है, जिसमें जूस जिसे बनाया जाता है, जो मशीन होता है, तो आप एक चीज़ की कल्पना करिए, अगर आप उसमें संतरे का जूस लेना चाहते हैं तो आपको उसके जो होल्डर है उसमें क्या डालना पड़ेगा, संतरा डालना पड़ेगा। क्या कभी ऐसा संभव है कि उसमें आप संतरा डालें और केले का जूस निकल जाए? ऐसा संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसा आप इनपुट करेंगे ऐसा ही आउटपुट निकलेगा। जैसा आप जिस तरह की सोच आप अपने दिमाग में डालेंगे उसी तरह का परफॉर्मेंस आपका होगा। तो पढ़ाई पे अगर आपका ध्यान रहेगा तो आप बिल्कुल पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप पढ़ाई के बारे में ही सोचेंगे, अध्ययन के बारे में ही सोचेंगे, आपका ध्यान हमेशा इसी पे रहेगा, तभी तो आप पढ़ पाएंगे। अन्यथा दूसरी बातें, तरह तरह की बातें अगर माइंड में लाएंगे तो कभी भी आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग शुरू में ही ये समझ पाए हैं कि वैश्वीकरण क्या है, और हम लोग यहाँ जानेंगे कि वैश्वीकरण जो है भारत में वैश्वीकरण क्यों, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है इन इंडिया वाई, मतलब भारत में ही क्यों। फिर भी हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि वैश्वीकरण क्या है, ताकि कंसेप्ट डेवलप रहे, ताकि आपको ये इसमें जो भी तथ्य आएंगे आपको समझ में आएगा। तो देखिए, वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जब पूरी दुनिया का बाज़ार एक दूसरे से जुड़ जाए, यानी कि पूरी दुनिया के जो बाज़ार हैं एक दूसरे के लिए मुक्त कर दिए जाएँ, खोल दिए जाएँ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। आप दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है, ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का भी निर्बाध रूप से प्रवाह हो, यानी कि इन सारी चीज़ों का निर्बाध रूप से प्रवाह होना शुरू हो जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। समन्वय और एकीकरण का मतलब होता है, समन्वय का मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना, तालमेल स्थापित करना, जोड़ना, या और एकीकरण का मतलब होता है कि दो या अधिक मतलब अगर कोई संस्थान है तो उसको एक करना। तो वैश्वीकरण में यही चीज़ें तो की जाती हैं। यहाँ पे होता ये है कि हम अर्थव्यवस्थाओं का क्या करते हैं, समन्वय करते हैं। दुनिया के जो भी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के जितने भी देश हैं, उनके अर्थव्यवस्थाओं को क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, बाजार को एक दूसरे से जोड़ते हैं। यही तो है वैश्वीकरण। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि वैश्वीकरण जो है भारत में क्यों, भारत में वैश्वीकरण के आने का क्या कारण है। तो देखिए, भारत में वैश्वीकरण के आने का कारण यह है कि देखिए, भारत जैसे विकासशील देश के लिए सबसे ज़रूरी है उद्योग या व्यापार को नई प्रौद्योगिकी और ज्ञान की आवश्यकता। क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जनसंख्या के क्रम में ये दूसरा स्थान आता है। तो दूसरी जनसंख्या वाले देश जो है उसके पास उद्योग नहीं हो, व्यापार नहीं हो, और उद्योग व्यापार के लिए प्रौद्योगिकी, नई जो टेक्नोलॉजी है, नया जो ज्ञान है, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता थी। इसलिए भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता पड़ी। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है विशाल जनसंख्या वाला देश है। तो यहाँ पे देखिएगा तो संसाधन जो है, जो भी साधन है, उत्पादन के लिए जो भी साधन चाहिए वो सस्ते साधन यहाँ पे है। दूसरा, यहाँ पे श्रम भी सस्ता है। तो यहाँ पे सस्ता श्रम और सस्ता जो साधन है, तो इस पे यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे उत्पादन बड़े पैमाने पे हो सकता है। तो इसलिए भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता पड़ी। तीसरी, अगर हम बात करें कि भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए, विश्व का जो जैसे कोई भी अगर हम मार्केटिंग होती है, कोई भी व्यापार होता है, तो व्यापार के लिए तो एक चाहिए उत्पादन, दूसरा चाहिए बाजार। तो उत्पादन जहाँ भी हो रहा है तो उसको, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको सेल करने के लिए एक जगह चाहिए, जहाँ एक मतलब उपभोक्ताओं की एक मतलब मार्केट चाहिए, अधिक उपभोक्ता हो। तो भारत जो दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्याओं में से एक वाला देश है, तो वहाँ यहाँ पे देखिएगा सबसे अधिक जनसंख्या है, यानी कि उपभोक्ता बाजार यहाँ पे है। इसलिए यहाँ पे वैश्वीकरण की आवश्यकता पड़ी, यानी कि यहाँ पे उपभोक्ता बाजार इतना बड़ा है
यहाँ पे उपभोग करने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक है, इतनी ज़्यादा है, इससे विश्व के जो भी देश है सबकी नज़र भारत पे थी और इसलिए भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वैश्वीकरण की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी। अब हम लोग जानेंगे कि वैश्वीकरण के समर्थन, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं। यानी कि भारत में वैश्वीकरण क्यों हुआ, इसके समर्थक जो हैं ये निम्न तथ्यों के द्वारा ये बताने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे शब्द आया है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन। पहले हम लोग जानते हैं कि निवेश क्या होता है। निवेश का मतलब होता है कि जैसे परिसंपत्तियाँ आपने देखी होगी, जैसे हमारे आसपास जो है जहाँ हम रहते हैं, जैसे भूमि हो गया, भवन हो गया, मशीन हो गया, अन्य जो उपकरण होते हैं हम उसको खरीदते हैं। तो खरीदने में जो व्यय करते हैं उसको हम क्या करते हैं, मुद्रा का निवेश करते हैं। इसको हम बोलते हैं निवेश कहते हैं। निवेश को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई मशीन खरीद के लाया, मशीन खरीद के ला रहा है और वो मशीन जो है मान लीजिए कि वो कपड़ा सिलने वाली मशीन है। तो मशीन पे आपने एक बार पैसे खर्च किए और वो मशीन जो होगी लगातार कपड़े सिलने का कार्य करेगी। तो इससे जो सिलने का कार्य होगा, जो व्यक्ति कार्य करेगा, तो ये मशीन जो है उस व्यक्ति को लगातार धन अर्जन के अवसर देगी, यानी कि उस मशीन से आय की प्राप्ति होगी। तो जो हम इस तरह का निवेश करते हैं जिससे हमें भविष्य में आय प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, निवेश कहते हैं। मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे परिसंपत्तियाँ होती है, भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरण को हम जब खरीदने में जो व्यय करते हैं, जो व्यय की गई मुद्रा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, निवेश कहते हैं। खरीदने में हम जो व्यय करते हैं उसको हम बोलते हैं निवेश। अब विदेशी निवेश क्या होता है, तो जैसे नाम से स्पष्ट है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशों से जो विदेशी अगर कोई व्यक्ति है, विदेशी अक्सर कंपनियां ही निवेश करती हैं। तो विदेशी कोई कंपनी जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा अपने देश में चाहे किसी देश में निवेश की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विदेशी निवेश करते हैं। और ये जो कंपनियां होती हैं इनका उद्देश्य ये होता है कि ये निवेश इसलिए करते हैं ताकि उनको लाभ हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि विदेशी निवेश क्या है। अब यहाँ पे है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, तो जो वैश्वीकरण हुआ उसके कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन मिला। मतलब बाहरी जो देश हैं उनको दूसरे देशों में डायरेक्ट मतलब निवेश करने के अवसर मिले। तो ये एक कारण है कि भारत में वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा, जिससे भारत जैसे विकासशील देश अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर सकेंगे। देखिए किसी भी व्यापार के लिए, किसी भी ट्रेड के लिए, किसी भी उद्योग के लिए जरूरी चीज़ें होती है, उसमें से आप देखिएगा तो कच्चा माल होता है, पूंजी होती है, श्रम होता है, फिर बाजार होता है। तो उसमें पूंजी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसलिए अब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहरी निवेश आएगा, दूसरे देशों के कंपनियां जो हैं, चाहे दूसरा देश जो है यहाँ पे अगर अपने देश में निवेश करेंगे, यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाएंगे, तो भारत को भी इससे पूंजी प्राप्त होगी, तो इससे हमें लाभ ही होगा। तो इससे इस तरह से मतलब भारत जैसे विकासशील देश को अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब अगला है कि प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि का मतलब क्या होता है, जैसे वैश्वीकरण की नीति में क्या होता है कि दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं को खोल दिया जाता है। तो मान लीजिए एक मार्केट है, मार्केट जो है, अब ये मार्केट है तो यहाँ पे एक कंपनी काम कर रही है, मान लीजिए एक कंपनी है, यहाँ पे दूसरी कोई कंपनी है, और यहाँ पे तीसरी कोई कंपनी है, यहाँ पे चौथी कोई कंपनी है, 4 कंपनियाँ कार्य कर रही हैं। चारों कंपनियाँ मान लीजिए कोई बिस्किट का उत्पादन कर रही हैं, तो इन चारों में प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा किस बात की होगी कि मेरा जो प्रोडक्ट है सबसे अधिक सेल हो, मेरा जो प्रोडक्ट है सबसे अधिक सेल हो। तो ये 2 चीज़ों पे गौर करेंगे। पहला इनका ध्यान ये रहेगा कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो सस्ता हो दूसरे की तुलना में, और दूसरा ध्यान रहेगा कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है अच्छी हो। तो जिसका सस्ता भी होगा और क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसी का प्रोडक्ट बिकेगा। तो यही कारण है कि इन सभी में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है, और वैश्वीकरण से यही मुख्य लाभ होता है कि जो भी कंपनियां आती हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है। मतलब हर एक कंपनी चाहती है कि मैं शीर्ष पे रहूं, और उसके लिए वो दिन रात कार्य करते हैं। प्रोडक्ट जो जितने ग्राहकों की सेवा की जा सकती है, जितने ग्राहकों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए कार्य करते हैं। तो अंतिम रूप से इस प्रतिस्पर्धा से लाभ किसको होता है, लाभ
ग्राहकों ही होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो वैश्वीकरण है इससे क्या हुआ कि प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि हुई, यानी कि इंक्रीज इन कॉम्पिटेटिव पावर। तीसरी जो है इसमें तीसरा जो कारक है जो इसके वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क जो आ रहा है वो ये है कि नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। देखिए, भारत विकासशील देश है और यहाँ पे प्रौद्योगिकी का अभाव है, टेक्नोलॉजी का अभाव है। तो यहाँ पे जो वैश्वीकरण हुआ, बाहरी कंपनियाँ आती हैं तो वो क्या करती हैं, नए नए टेक्नोलॉजी लेके आती हैं। तो इससे वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा तैयार की गई नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायता प्रदान करती है। तो हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है और कालांतर में हम भी क्या करते हैं, इससे प्रेरित होकर इस तरह के उत्पादन कार्यों में अपने आप को संपन्न बना पाते हैं। वैश्वीकरण के पक्ष में जो तर्क है उसमें चौथा जो तर्क है वो ये है कि अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति का मतलब हुआ कि जब कई कंपनियां आपके देश में कार्य करेंगे, आपके देश में प्रोडक्शन का कार्य करेंगे, उत्पादन का कार्य करेंगे, तो वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को अच्छी गुणवत्ता की उपभोग वस्तुओं को सापेक्षतः कम कीमत पर प्राप्त करने के योग्य बनाता है। मतलब ये हुआ कि ये वैश्वीकरण के कारण ऐसा संभव हुआ कि हमें एक ही तरह के प्रोडक्ट कई कंपनियों द्वारा प्राप्त होते हैं। अब जब कई कंपनियों द्वारा एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे तो उनमें कुछ ना कुछ अंतर होगा, और अंतर दो तरह से होगा। ये तो क्वालिटी में अंतर हो सकता है, दूसरा इनके मूल्य में अंतर हो सकता है, इसकी कीमत में अंतर हो सकता है। तो हमें अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति हो सकी क्योंकि वैश्वीकरण होने से तरह तरह की कंपनियों का यहाँ पे निवेश हुआ, कंपनियों का यहाँ पे विदेशी निवेश हुआ और यहाँ पे प्रतिस्पर्धा की भावना जगी, और फिर ये क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को हमेशा लगातार इम्प्रूव करते रहते हैं। और अंतिम रूप से होता ये है कि ग्राहक को मतलब तुलनात्मक रूप से आप देखिएगा तो ये तो क्वालिटी अच्छी मिलती है, दूसरा क्या होता है, कीमत भी लगातार एक बैलेंस रहता है, कीमत में भी लगातार सुधार होते रहता है, एक मिनिमम कीमत पे भी आपको मिलना संभव हो पाता है। अब अगला जो है पांचवा जो कारक है वैश्वीकरण का, सकारात्मक इसके पक्ष में जो कारक लोग पक्ष में जो कहते हैं वो ये है कि नए बाजार तक पहुंच। नए बाजार तक पहुंच का मतलब हुआ, जैसे देखिए वैश्वीकरण में होता ये है कि हम दुनिया के अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। ये इससे जुड़ जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था दूसरे से जुड़ जाएगी। मान लीजिए भारत है और ये मान लो कोई दूसरा कंट्री है, तो यहाँ की कंपनियाँ जब भारत में आएंगी तो भारत की कंपनी भी तो यहाँ जा सकती है, दूसरी कंपनी यहाँ पे आके उत्पादन का कार्य कर रही हैं, तो भारत की भी कंपनियाँ जो है, जैसे मान लीजिए टाटा हो रहा है, इस तरह कंपनियाँ जो है दूसरे जगह दूसरे देशों में जाके उत्पादन का कार्य करती हैं। तो इससे लाभ ये होता है कि भारत की जो पहुँच होती है, भारत जैसे विकासशील देश की जो पहुँच होती है, दुनिया के बाज़ारों तक पहुँचने का मार्ग क्या होता है, प्रशस्त होता है। यानी कि वैश्वीकरण ही वो मतलब कारक है, वैश्वीकरण ही वो कारक है जिसके चलते भारत की जो कंपनियां हैं, भारतीय जो कंपनियां हैं विदेशों में अपना निवेश कर पाती हैं और विदेशी जो कंपनियां हैं भारत में निवेश कर पाती हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा छठा जो कारक है, उत्पादन के स्तर को उन्नत बनाना। उत्पादन के स्तर को उन्नत बनाने का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण के द्वारा उन्नत मशीन तथा तकनीक के प्रयोग से उत्पादन के स्तर को उठाया जा सकता है। उत्पादन के स्तर को उन्नत बनाना, जैसे वैश्वीकरण से हम नए नए तकनीक लाते हैं, नए नए मशीनें लाते हैं और तकनीक लाते हैं, तो तकनीक जो होते हैं, मशीनें जो होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, ये उत्पादन के स्तर को उठा सकते हैं। उत्पादन के स्तर को उठाने का मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमारे पास तकनीक नहीं है, हम एक दिन में 100 प्रोडक्ट बना पाते हैं और हमारे पास मशीनें आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो यहाँ पे 100 उत्पादन कर रहे हैं और मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग कार्य कर रहे हैं, 10 लोग कार्य करके 100 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन वही चीज़ नई टेक्नोलॉजी आती है, मशीन आती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में उत्पादन कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, उत्पादन का स्तर जो होता है उन्नत होता है, हाई होता है, इंक्रीज होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं। फिर सातवां जो कारक है वैश्वीकरण के पक्ष में जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार का मतलब होता है कि बैंकिंग जो है, जैसे भारत की जो बैंकिंग प्रणाली है, जब हम इसको दुनिया के अन्य देशों के साथ तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है
उसमें अंतर पाया जाता है। जब वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के अन्य देशों से संपर्क जब हमारी बैंकिंग आती है और वित्तीय क्षेत्र की आती है, तो इनकी कुशलता में हम उनके जो बेहतर सेवाएं हैं, हम उनसे क्या होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, उनसे हम प्रेरित होते हैं और उस तरह की सेवाएं भी मतलब अपने ग्राहकों को भारत में भी देने का प्रयास करते हैं। तो ये एक मतलब के पक्ष में एक तर्क हुआ। फिर 8वां जो है और अंतिम है मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास। मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब शिक्षा प्राप्त होगी, कौशल प्रशिक्षण होगा वैश्वीकरण के, जैसे देखिए वैश्वीकरण के मुख्य घटकों में आप देखिएगा तो शिक्षा है और कौशल प्रशिक्षण है। इससे मानवीय विकास को बढ़ावा मिलता है। जब एक मानव को हम एजुकेटेड कर देंगे, इसको शिक्षित कर देंगे, उसको इसमें कौशल प्रशिक्षण कर देंगे, किसी खास क्षेत्र में उसको प्रशिक्षित कर देंगे, किसी विशेष हुनर उसको हम सिखा देंगे, तो क्या करेगा, उत्पादन कार्य करना और मतलब पहले की तुलना में ज़्यादा कर सकेगा। तो इससे क्या होता है कि मानवीय पूंजी की क्षमता जो है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। जैसे ही प्रशिक्षित उसको करते हैं तो उसकी क्षमता पहले से बढ़ जाती है और क्वालिटी जो उत्पादन होता है उसमें भी सुधार होता है। तो इस प्रकार जो हमारे भारत में वैश्वीकरण क्यों मतलब ये है, और वैश्वीकरण के पक्ष में मतलब जो हमारे जो बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने तर्क दिए वो ये हैं, यानी कि इसमें कुल मिला के 8 है, मतलब 8 तर्क दिए गए हैं। पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन, दूसरा प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, तीसरा आप देख पा रहे हैं कि नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक, चौथा अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, पांचवा नए बाजार तक पहुंच, छठा उत्पादन तथा उत्पादिकता के स्तर को उन्नत करना, सातवां बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार और आठवां जो है मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी